डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम, लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। और प्रीवियस क्लास में हमने इसके दो नियमों का अध्ययन कर लिया था। उन दोनों नियमों को एक बार वापस रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियमों में सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। स्वीकृति पूर्ण एवं बिना किसी शर्त के दी जानी चाहिए, अर्थात सशर्त स्वीकृति या शर्त के साथ में स्वीकृति राजनियम की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में कोई मान्यता, कोई महत्व नहीं रखती है। इस प्रकार स्वीकृति पहले तो संपूर्ण प्रस्ताव की ही हो सकती है, अर्थात प्रस्ताव के एक भाग की नहीं हो सकती, एवं स्वीकृति के साथ में कोई शर्त भी नहीं होनी चाहिए। यदि स्वीकृति के साथ में कोई शर्त जोड़ दी जाती है तो वह वैध स्वीकृति, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी और ऐसी परिस्थिति में प्रस्ताव का अंत होकर प्रति प्रस्ताव का निर्माण हो जाएगा। इस संबंध में जॉर्डन बनाम नॉर्टन का मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार है। इस मामले में नॉर्टन नामक एक व्यक्ति ने जॉर्डन नामक दूसरे व्यक्ति का एक घोड़ा एक निश्चित मूल्य पर इस शर्त पर खरीदने का प्रस्ताव किया कि घोड़ा जोतने पर ठीक तथा शांत स्वभाव का होगा। तो जॉर्डन ने निश्चित मूल्य पर घोड़ा बेचना स्वीकार कर लिया, लेकिन नॉर्टन की शर्त को बदलकर, अर्थात घोड़ा जोतने पर ठीक और शांत स्वभाव के होने की शर्त के बदले यह आश्वासन दिया कि दोहरे साज के साथ दोहरे साज में जूता होने पर ठीक और शांत स्वभाव का होगा। तो इस प्रकार जॉर्डन ने नॉर्टन की शर्त को बदल दिया। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह वैध स्वीकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जॉर्डन ने नॉर्टन के प्रस्ताव की स्वीकृति के स्थान पर प्रति प्रस्ताव रख दिया है। तो ये हमने पहला नियम पढ़ा था। दूसरा वैधानिक नियम हमने पढ़ा था कि स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव किया गया है। प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it is made। और इसमें हमने जो महत्वपूर्ण केस पढ़ा था वो था बोल्टन बनाम जोन्स का। पहले तो आपको पता होगा कि ये नियम ये कहता है कि यह विशिष्ट प्रस्ताव है, स्पेसिफिक ऑफर है, और स्पेसिफिक ऑफर में इस ऑफर की स्वीकृति वही दे सकता है जिसको ये ऑफर या प्रस्ताव किया गया है। तो इस केस में, अर्थात बोल्टन बनाम जोन्स के मामले में, एक बिजनेसमैन ने अपना सारा कारोबार, अपना सारा बिजनेस अपने मैनेजर बोल्टन को बेच दिया, और जिस दिन बिजनेस को बेचा गया उसी दिन शाम को जोन्स नामक एक व्यक्ति ने कारोबार के वास्तविक स्वामी को
कारोबार के वास्तविक स्वामी के व्यक्तिगत नाम से एक परचेज ऑर्डर क्रय आदेश भेजा। तो चूंकि कारोबार या बिजनेस का मालिक या ओनर बदल चुका है और अब बोल्टन बन गया है मालिक, लेकिन कारोबार के नए स्वामी अर्थात बोल्टन स्वयं ने उसको बिना ये बताए कि मालिक बदल गया है स्वयं ने ही सारा माल भेज दिया। लेकिन जोन्स ने मूल्य का भुगतान करने से बाद में मना कर दिया। इस बार जोन्स ने जब मूल्य का भुगतान करने से मना कर दिया तो इस पर बोल्टन ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। संबंधित न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बोल्टन जोन्स से धनराशि अर्थात माल का मूल्य वसूल नहीं कर सकता है। न्यायाधीश ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति ए से अनुबंध करने के अभिप्राय से ए से अनुबंध करने के अभिप्राय से प्रस्ताव रखता है तो बी उस प्रस्ताव के अधीन कोई अधिकार नहीं रख सकता है। और इस मामले में जोन्स नामक व्यक्ति ने बोल्टन को प्रस्ताव किया ही नहीं था तो बोल्टन उसकी स्वीकृति कैसे दे सकता है। तो न्यायालय के निर्णय के अनुसार बोल्टन जोन्स से माल का मूल्य वसूल नहीं कर सकता है। ये दो नियम हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्वीकृति के संबंध में तीसरा वैधानिक नियम ले रहे हैं और तीसरा वैधानिक नियम यह है कि प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल includes acceptance of its conditions also। इसमें हम ये कहेंगे कि जब प्रस्ताव ग्रहीता या स्वीकृता प्रस्ताव की स्वीकृति दे देता है तो यह मानकर चला जाता है कि उसने अर्थात स्वीकृता ने प्रस्ताव ग्रहीता ने प्रस्ताव की समस्त शर्तों को भी स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट नियम आता है स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। यदि प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति देने का कोई मेथड कोई रीति निश्चित कर दिया गया है तो स्वीकृति उसी रीति से उसी मेथड से दी जानी चाहिए। यदि स्वीकृता या प्रस्ताव ग्रहीता किसी अन्य ढंग से किसी अन्य रीति से स्वीकृति दे देता है तो प्रस्तावक पूर्व निर्धारित ढंग से स्वीकृति देने के लिए उस पर जोर दे सकता है। लेकिन यदि प्रस्तावक निर्धारित ढंग से स्वीकृति देने पर जोर नहीं देता है बल नहीं देता है तो वह अन्य ढंग से दी गई स्वीकृति से बाध्य होगा। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित उचित विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैनर acceptance must be in the same usual and reasonable manner। यदि प्रस्तावकर्ता ने स्वीकृति का कोई मेथड स्वीकृति की कोई रीति स्वीकृति का कोई ढंग प्रस्ताव में निश्चित नहीं किया है निर्धारित नहीं किया है तो ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृता प्रचलित एवं उचित विधि से दे सकता है। प्रचलित एवं उचित विधि क्या होगी इसका निर्धारण समय एवं मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
सामान्यतः पत्र द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति पत्र द्वारा एवं तार द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति तार द्वारा उचित एवं प्रचलित विधि द्वारा माना गया है। और यदि प्रस्ताव फैक्स द्वारा किया गया है तो स्वीकृति साधारण डाक या पत्र द्वारा उचित विधि नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है स्वीकृति निर्धारित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम। प्रस्ताव में यदि प्रस्तावक ने कोई समय सीमा निर्धारित कर दी है, टाइम लिमिट कर दिया है, तो इस समय सीमा में ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। यदि ये टाइम लिमिट अर्थात निर्धारित समय बीत जाता है तो प्रस्ताव का अंत माना जाता है, प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और इसकी दी गई स्वीकृति भी व्यर्थ होती है। नेक्स्ट नियम है निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति दी जानी चाहिए। In the absence of prescribed time, acceptance must be within reasonable time. यदि स्वीकृति के लिए प्रस्तावक ने समय निश्चित नहीं किया है तो उचित समय में रीजनेबल टाइम में स्वीकृति दी जानी चाहिए। रीजनेबल टाइम या उचित समय क्या होगा, यह प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस यदि आर्टिकल या वस्तु पेरिसेबल नेचर की है, नाशवान प्रकृति की है अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति की है, तो ऐसी वस्तु के क्रय के प्रस्ताव की स्वीकृति का उचित समय बहुत ही अल्पकाल होगा। और इसके ठीक अपोजिट यदि फिक्स्ड एसेट्स या स्थायी संपत्तियों के मामले में स्वीकृति का उचित समय कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत अधिक अवधि का हो सकता है। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है स्वीकृति प्रस्ताव के अंत होने या वापस लेने से पूर्व होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस बिफोर द एक्सपायरी और लैप्स ऑफ पीरियड। यदि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव का अंत होने या वापस लेने से पूर्व दी जाती है तो ऐसी ही स्वीकृति वैधानिक रूप से मान्य होगी। यदि प्रस्ताव का अंत हो जाता है या प्रस्तावक उसको वापस ले लेता है, उसके बाद में दी गई स्वीकृति की कोई वैधानिकता नहीं होती है। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी स्वीकृति दी जा सकती है। एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय परफॉर्मिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रपोजल। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों का निष्पादन करना, प्रस्ताव में मेंशन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन करना ही प्रस्ताव की स्वीकृति हो सकती है। जैसे यदि खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा जाता है तो उस वस्तु को खोजकर उस वस्तु को ढूंढकर भेजना ही संबंधित व्यक्ति को प्रस्ताव की स्वीकृति है। स्वीकृति के संबंध में अगला वैधानिक नियम है स्वीकृति स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अर्थात स्वीकृति दो प्रकार की हो सकती है, स्पष्ट यानी कि एक्सप्रेस और गर्भित यानी इम्प्लाइड। जब प्रस्ताव की स्वीकृति मौखिक यानी वर्बली
लिखित यानी इन रिटर्न फॉर्म अथवा स्पष्ट शब्दों द्वारा दी जाती है तो ऐसी स्वीकृति एक्सप्रेस या स्पष्ट स्वीकृति कहलाती है। और जब स्वीकृति संबंधित पक्षकार के द्वारा शब्दों के अतिरिक्त, शब्दों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से, जैसे आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, प्रतिफल भेजकर या शर्तों की पालना करके या बताए गए कार्य को पूरा करके स्वीकृति दी जाती है तो उसे इम्प्लाइड स्वीकृति या गर्भित स्वीकृति कहते हैं। और इसमें हमने प्रीवियस क्लास में एक महत्वपूर्ण केस इसका पढ़ चुके हैं, वो है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। उसमें कार्लिल नामक व्यक्ति ने कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी ने जो प्रस्ताव के साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी उन सब की पालना करके और दवा का या स्मोक बोल का सेवन किया था, तो यह शर्तों का पालन करके ही कंपनी को स्वीकृति है कार्लिल की तरफ से। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है, स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। स्वीकृति की वैधता के लिए, स्वीकृति की वैलिडिटी के लिए यह अति आवश्यक है कि स्वीकृति का कम्युनिकेशन या संवहन कर दिया गया हो। केवल मात्र स्वीकृति देने की बात मन में सोच लेने से या स्वीकृति के लिए समस्त कार्य करने से स्वीकृति नहीं मानी जाती है। स्वीकृति के संबंध में स्वीकृता की जो सोच है, जो कार्य किया गया है, उसकी जानकारी प्रस्तावक को आवश्यक रूप से होनी चाहिए, अन्यथा वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। अतः केवल मानसिक स्वीकृति जो शब्दों या आचरण द्वारा व्यक्त नहीं की गई हो, वैधानिक दृष्टि से स्वीकृति नहीं होती है। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है, मौन रहना स्वीकृति नहीं है। mere silence is not acceptance। यद्यपि प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की विधि निर्धारित की जा सकती है कि कौन सी विधि से, कौन से मेथड से, कौन से ढंग से स्वीकृता को स्वीकृति देनी है, लेकिन साइलेंस को, मौन रहने को किसी भी स्थिति में स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। जैसे ए बी को कहता है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल आपको 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। यदि आप 7 दिन में कोई जवाब नहीं देते हैं तो ये मैं मान के चलूंगा कि आप मोटरसाइकिल खरीदने के लिए तैयार हैं। इस केस में बी का मौन रहना स्वीकृति नहीं माना जाएगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। कभी कभी मौन रहना भी स्वीकृति का लक्षण माना जा सकता है और वैधानिक दायित्व संबंधित पक्षकारों में उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस, यदि मकान मालिक किराएदार को यह कहता है कि जनवरी से मकान का किराया 1,000 रुपये प्रति माह में बढ़ाऊंगा, बढ़ाने का प्रस्ताव किराएदार को करता है। यदि आपको मकान में कंटिन्यू रहना है जनवरी से, तो आपको 1,000 रुपये बढ़ाना होगा, अदरवाइज अन्यथा आप मकान खाली कर दीजिए। यदि किराएदार न तो स्वीकृति दे रहा है किराया बढ़ाने की
और नहीं मकान खाली कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका मौन रहना भी स्वीकृति है उसकी तरफ से कि वो 1000 रुपये महीना का किराया बढ़ाने को तैयार है। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है, प्रति प्रस्ताव स्वीकृति नहीं है। काउंटर ऑफर और प्रपोजल इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। यदि स्वीकृता प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन करके उसको स्वीकृति दे देता है, अर्थात उसकी स्वीकृति दे देता है, तो यह स्वीकृति नहीं होगी बल्कि यह प्रति प्रस्ताव कहलाएगा। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है, स्वीकृति अधिकृत पक्षकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही दी जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस बाय ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। वैध स्वीकृति के लिए ये परम आवश्यक है कि स्वीकृति या तो स्वयं स्वीकृता द्वारा या उसके द्वारा ऑथोराइज्ड अधिकृत एवं सक्षम व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वैधानिक नियम आता है, औपचारिक अनुबंध की शर्त पर वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती है। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। यदि प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अर्थात स्वीकृता प्रस्ताव को स्वीकार करते समय यह शर्त लगा देता है कि औपचारिक अनुबंध फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन बाद में किया जाएगा अथवा लीगल एडवाइजर से कानूनी सलाहकार से एडवाइस लेकर सलाह लेकर अनुबंध किया जाएगा, तो ऐसी स्वीकृति वैलिड नहीं हो सकती है। और लास्ट वैधानिक नियम आता है स्वीकृति का कि एजेंट के माध्यम से स्वीकृति। एक्सेप्टेंस बाय एन एजेंट। यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव एजेंट के द्वारा भेजा है और स्वीकृता उस एजेंट को अपनी स्वीकृति दे देता है, तो यह स्वीकृति जो एजेंट को दी गई है, एजेंट के माध्यम से प्रस्तावक को भेजी जा रही है, यह वैध स्वीकृति या वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो एजेंट के माध्यम से स्वीकृति, इस नियम के साथ ही स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।